आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यार भरे 10 मिनट शो में। आज हम आप सभी के साथ समझने का काम करेंगे अब तक के एग्जामिनेशंस के बदले हुए पैटर्न के बेहतरीन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस मात्र 10 मिनट में। ये सेशन केवल वही बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं जिन बच्चों ने पहले तैयारी कर ली है। जो बच्चे इन सेशंस को देखकर एंजॉय कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको कमी लग रही है, तो एक बड़े भाई होने के नाते मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है, आप लोगों को एक बार बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मेरे साथ सीख लेना चाहिए मेरे ही एक बैच में, जिसमें मैं आप लोगों को हर चीज़ पर मास्टर बनाता हूं। ठीक है, बैच की इन्फॉर्मेशन आपको लिंक में मिल जाएगी और आप देख भी सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने, इसको सोल्व करके देखेंगे। आइए बच्चों, द डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर ने सलाह दी दैट ही टेक्स रेस्ट। अब डॉक्टर ने सलाह दी है एक इंसान को कि उसे ऐसा करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जब उस इंसान को ऐसा करना चाहिए तो इसका मतलब ये उस इंसान के लिए एक इनडायरेक्ट सजेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? इनडायरेक्ट सजेशन को, इनडायरेक्ट एडवाइस को, इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट को, इनडायरेक्ट नेसेसिटीज को बताने के लिए हम हमेशा जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसके अंदर क्या यूज करने की कोशिश करते हैं। सबॉर्डिनेट क्लॉज के अंदर हम हमेशा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं। तो जो भी कोई सब्जेक्ट लिखा हो उसके साथ हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एक बेहतरीन सवाल है आप लोगों के लिए। इसे हम मूड्स एंड वर्ब्स के नाम के टॉपिक में डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, ही डिड नथिंग बट टू कंप्लेन ऑल डे। ठीक है ना जी, ही डिड नथिंग बट टू कंप्लेन ऑल डे। अब इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर ही डिड, ठीक है ना जी, उसने किया कुछ भी नहीं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट है। आगे हमारे सामने यहाँ पर क्या लिखा है? बट। अब बट के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो नथिंग बट के बाद हम हमेशा बेर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। इसके बाद हमें इन्फिनेटिव को यूज करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाता है बट कंप्लेन। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आगे हमारे सामने बेटे ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन है, ये वर्ब एडवांस नाम के टॉपिक में हम आपके साथ मिलके पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने क्या कहता है? शी इंस्पायर्स फ्रॉम हर मदर सक्सेस। अब अगर इंस्पायर को हम समझने का काम करते हैं तो इंस्पायर अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब होने के बाद इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट कंपलसरी हमें चाहिए। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखा है तो नेचुरल सी बात है वो अपनी माँ को तो इंस्पायर नहीं कर सकती, यानी कि उसकी मम्मी की जो सक्सेस स्टोरी है वो डूअर है इसको इंस्पायर करने के लिए। तो डूअर अगर पीछे लिखा नजर आए तो नेचुरल सी बात है ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में पैसिव वॉइस फ्रेम करने का काम करेगा। तो शी इज इंस्पायर्ड बाय हर मदर्स सक्सेस। ठीक है जी, तो ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन हो गया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, बनाकर इसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? साइंटिस्ट एक्सप्लेन द फिनोमिनन। साइंटिस्ट ने इस प्रक्रिया को एक्सप्लेन किया इन लेमैन्स लैंग्वेज। सर लेमैन की लैंग्वेज नहीं होती, लेमैन की क्या होती है? टर्म्स होती हैं। टर्म्स का मतलब क्या होता है? देखो समझना की कोशिश कीजिएगा। आप जब कभी गांव देहात में जाते हैं तो ग्रामीण आपको ये नहीं कहता यहाँ आओ, वो आपको कहेगा याड़े आ। अब दिस याड़े आ हरियाणा की भाषा की मैं बात करता हूँ, है ना। उत्तर प्रदेश में जाएंगे इंघे आ। इंघे कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, लेकिन ये लेमैन की अपनी टर्म है, उसने अपने शब्द बनाए हैं। ठीक है ना। किसी शहर में जाकर आप पानी को पानी बना देते हैं, बंदर को बांदर बना देते हैं, तो ये क्या है? लेमैन की टर्म्स हैं। ठीक है जी, ऐसी टर्म्स के आधार पर इसको हमने ठीक किया बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने, द कमिटी हैव सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट। अब मेरे बच्चों एक प्यारे से कॉन्सेप्ट पर हम समझने का काम करते हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, कलेक्टिव नाउन दो तरीके से काम करता है। अगर यूनाइटेड सेंस में ये काम करे तो हम सिंगुलर की तरह और इट इसके साथ यूज करते हैं, और अगर डिवाइडेड सेंस में हम इसका यूज करते हैं तो बेटा डिवाइडेड सेंस के लिए हमें इसके लिए प्रोनाउन दे और प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। अब कमिटी हमारे सामने क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कमिटी ने क्या किया है? कमिटी ने सबमिट की है इसकी फाइनल रिपोर्ट, और तभी सबमिट हो पाएगी जब ये यूनाइटेड एफर्ट्स लगाएंगे। इसका मतलब इट्स तो ठीक है, बस हैव को जगह हटाकर हैज हमें लिखना है। तो ये भी गया, बात चल सकती है, चल सकती है। देर यहाँ गलत है, ये बात सेट है, तो यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। तो आपके दिमाग में ये आएगा सर इसके अंदर डी ऑप्शन क्यों नहीं है? कोरस्पॉन्डिंग करेक्शन आपको करनी है, टेंस को चेंज नहीं करना। और ये भी यहाँ पर याद रखेंगे,
पास्ट परफेक्ट पास्ट और पास्ट टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कभी भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, here we have the explanation. next question we have he availed. availed अपने आप में एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है और इसी के लिए प्रेपोजिशन ऑफ हम यूज करते हैं। तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन का। इसको हम प्रोनाउन नाम के टॉपिक में बहुत डिटेल में समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस काम कैसे करते हैं। तो ये भी आंसर सेकंड्स में आपने उड़ा दिया। क्वेश्चन 7 देखते हैं। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक सो क्लियरली दैट नो वन हैड डाउट्स। पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे सामने अगर कोई भी नाउन आए तो नाउन से पहले अगर डिटरमिनर नहीं है तो नाउन अपने आप में मीनिंग को जस्टिफाई नहीं करता। टीचर ने एक्सप्लेन किया टॉपिक को सो हमारे सामने क्या है, एडवर्ब है, क्लियरली एडवर्ब है। ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, एक्सप्लेन करने के तरीके को, मैनर ऑफ हिज एक्सप्लेनिंग। आगे यहाँ पर दैट कंजंक्शन है, नो वन हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो यहाँ आगे हमारे सामने क्लॉज है। हेड के बाद लिखा है डाउट्स। अब ये हेड अपने आप में पास्ट परफेक्ट नहीं, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये वाली बात अपनी जगह सही जा रही है। इशू कहाँ पर आ रहा है, हमें इस डाउट से पहले क्या लिखना है, डाउट से पहले हमें चाहिए एक डिटरमिनर। यहाँ पर डिटरमिनर रही है, यहाँ है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो ये दोनों बातें अपनी जगह पूरी तरह से नॉनसेंस हो गई। इज माई पॉइंट क्लियर? तो ये एक अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में परेशान करते हैं। हियर वी हैव द डिटेल्स ऑफ द आंसर। क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम अपने आप में मेन क्लॉज जब हमें लिखा हुआ नजर आता है तो मेरे बच्चों इस मेन क्लॉज के बाद जो इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है वो हमेशा इमेजिनरी सेंटेंस होता है, यानी कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कल्पना करते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग इट इज कॉल्ड पास्ट सब्जंक्टिव मूड। तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर वर्ब। तो कुल मिलाकर इस मस्ट और गो को हटाकर हमें देखना है सेकंड फॉर्म कहाँ है। ठीक है ना जी। इस सेंटेंस की हिंदी निकल कर आती है, इस समय तक हम घर चले गए होते। यानी कि हम गए या नहीं ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि इस समय ये काम हो चुका होता। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके बच्चे। क्वेश्चन 9, ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। जब कोई इंसान एक आंख से अंधा होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन इन। ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। Here we have the explanation। अब हमारे सामने क्वेश्चन 10 आता है। नीदर रीना और राजू। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर नीदर के साथ हमें पेयर बनाना है तो हमें नोर की जरूरत है। इसके एन को हटा दो, इसके एन को हटा दो, तो सामने आ गया हमारे सामने आइदर के साथ और का कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो आइदर के साथ इधर और भी ठीक है, नाइदर के साथ नोर भी ठीक है। अब हमारे सामने यहाँ पर नन ऑफ रीना एंड राजू नहीं, नीदर रीना नॉट राजू ये भी नहीं। तो इन दोनों में से कोई भी एक हमें लगाना हो सकता है। तो हम जाएंगे कोरस्पोंडिंग करेक्शन में। नेगेटिव की कंटेंट यहाँ से शुरू हुआ है तो नेगेटिव के लिए ही हम लोगों को सोचना है। ठीक है ना। आइदर और का मतलब क्या, इन दोनों में से कोई एक उपस्थित था। नाइदर नोर का मतलब ना तो रीना और ना ही राजू, दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं था। अब इसका मतलब ये दोनों गए कहाँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आखिर ये दोनों आपस में क्लास में थे नहीं तो फिर गए कहाँ, ये बढ़िया बात हो गई हमारी। ठीक है बच्चों। एंड हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको इसी तरह के कंटेंट रेगुलर मिलेगा, लेकिन अगर आप डिटेल में एक बार अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना है एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच जो करियर विल पर आपके लिए शुरू है। जल्दी ज्वाइन कीजिए।